हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि मेरा बाग का जो इंटरव्यू हुआ था अभी ऑन 9th जून 2023, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा। एंड जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन, आई एम फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड। और कैसा एक्सपीरियंस था मेरा, और कैसे इंटरव्यू रही, और क्या क्या मेरी मिस्टेक्स थी, और किस किस सब्जेक्ट्स पे उनका मोर फोकस था, क्या उन्होंने फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे मेरे से। और अगर हमें प्रेपरेशन करनी है इंटरव्यू की बीएआरसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे मोर फोकस टेक्निकल साइड में होता है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में इसरो का एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो इसरो की इंटरव्यू भी मोर और लेस बीएआरसी की तरह ही होगी, जो प्योर टेक्निकल साइड पे होगा। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि अगर हमें एक ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो कौन सी मैंने मिस्टेक की और उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, और इन फ्यूचर में अगर हमें अवॉइड करना है कि गलतियाँ करना, या फिर कैसे प्रेपरेशन करनी है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहले तो जो इंटरव्यू होता है वो उसका मुंबई में होता है, चैम्बूर में होता है, और अनुशक्ति नगर में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होता है ना यार, ये प्रोसेस जो है मुझे पता नहीं था, और ना ही मुझे यूट्यूब की जो वीडियोस थी, बहुत सारी मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी, कहीं पे मुझे ऐसी चीज़ें नहीं पता चली। मुझे क्या लगा था कि 8:30 रिपोर्टिंग टाइम है, तो 8:30 से ही लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तुरंत ही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, पर इट्स नॉट लाइक दैट। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि आपको 8:30 पे जो वहाँ पे एड्रेस होगा, जो हॉल होता है, वहाँ पे पहुँचना होता है। तो उससे सबसे पहले अगर बात की जाए रहने की, तो वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। हालांकि मैं बाहर रह रहा था क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, तो मैं बाहर रह रहा था इसलिए। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो एकोमोडेशन देते हैं, और अगर आप गर्ल हो तो आपकी फैमिली को भी वो एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट, तो उधर उनकी मेस होती है और कैंटीन्स होते हैं जहाँ पे नॉमिनल रेट पे सब कुछ मिल जाता है और अच्छा खाना होता है कंपैरेटिवली। तो वो आप लोग खा सकते हैं, बस मेक श्योर कि 8:30 से पहले खा लें। और उसके बाद 8:30 पे हमें रिपोर्टिंग करनी थी हॉल में। तो हॉल में रिपोर्टिंग करने के बाद सबसे पहले तो वेलकम वगैरह किया उन लोगों ने। फिर उसके बाद एक हमें 3 फॉर्म्स दिए थे, 3 फॉर्म्स थे, वो फिल करने थे, जिसमें टीए वाला भी इंक्लूडेड था, ट्रैवल अलाउंस जो होता है बेसिकली। तो वो सब फॉर्म्स एक जो सर थे वो हमें बता रहे थे सामने से कि क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है। तो 1 बाय 1 वो पूरा फॉर्म फिल करने थे, सबसे पहले तीनों फॉर्म। फिर एक जो मेरी एडवाइस है, ठीक है, जो उन्होंने मेल में सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, हमें मेल में सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स ना यार पहले ही सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लो कि बीएआरसी की इंटरव्यू लेटर, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा, जैसा जैसा सीक्वेंस मेंशन है ना मेल में, स्टार्टिंग से 10th का मार्क्स वाला सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12 का मार्क्स, 12 का पासिंग, हर एक लिटरली हर एक सर्टिफिकेट जो भी आपने 10th के बाद जीवन में मिला है ना, मतलब एकेडमिक्स वाला, नॉट को करिकुलर, तो उसको ले लीजिए। ठीक है, और उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका ना फिर वहाँ पे बहुत टाइम बचेगा। और अपनी एक फ़ोटोग्राफ भी कैरी करनी है, आधार की कॉपी भी कैरी करनी है, और टीए के लिए अपनी टिकट्स करनी है। अगर प्लेन से जा रहे हैं तो ओरिजिनल बोर्डिंग पास चाहिए, उसके बाद ब्लैंक कैंसिल चेक चाहिए, पासबुक का फ्रंट पेज चाहिए, ये सब चाहिए होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ और इंटरव्यू का डायरेक्ट नहीं जा रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने उधर जाके नोटिस किया कि कई जो कैंडिडेट्स थे उनके पास मिसिंग थी बहुत सारी चीज़ें, तो उधर जाके उनका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। इसलिए सोचा कि आई विल मेक अ वीडियो कि इन फ्यूचर जब भी कोई इंटरव्यू में जाएगा तो दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर देम। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं, अगर पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एनओसी चाहिए। पीएसयू और गवर्नमेंट पे कर रहे हैं तो एनओसी चाहिए आपको। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट में कर रहे हैं, जैसे मैं प्राइवेट में जॉब कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, डायरेक्टली कुछ नहीं,
कई PSUs क्या करते हैं, जो मेरे लास्ट एक्सपीरियंस है, आई कार्ड लेती हैं आपकी जॉब का, ठीक है। लेकिन दिस इज़ नॉट केस विद दी BARC, ठीक है। BARC लिटरली कुछ नहीं मांगा, ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि ना आपका आई कार्ड चाहिए ना कुछ चाहिए। सो उसके बाद सारे जो फॉर्म्स फिल कर लिए, तो वो आपके नेम वाइज हमें बुलाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है। अगर तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो हमें स्लिप दे देते हैं, और पूरा स्लिप देके हमें आगे का प्रोसेस जो बायोमेट्रिक्स होता है वो सब करना रहता है, और हमें वेटिंग हॉल में वेट करना पड़ता है। अगर हमारे बाई चांस डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो हमें उनको प्रिंट वगैरह कराना रहता है, या फिर हमें अगर कोई है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो अंडरटेकिंग वगैरह फिल करनी रहती है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे ओरिजिनल और 2 फ़ोटोकॉपी वाले ज़रूर लेके जाए, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद जब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तो सबसे पहला जो होता है प्रोसेस होता है, हमारी बायोमेट्रिक्स होती है, ठीक है। और फिर हमें इंटरव्यू हॉल के, जो हमारे जिस भी बिल्डिंग में इंटरव्यू है वो आपको पता चल जाएगा, उस स्लिप पे लिखी होगी जो हमें स्लिप मिलती है, तो उधर जाना रहता है हमें, ठीक है। तो उधर जाके वेटिंग हॉल होता है, वेटिंग हॉल। अब इधर कितनी देर बैठना है ये कोई नहीं बता सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेटिंग हॉल में चला गया था 10:30 AM, ठीक है, और मेरा था नंबर 9, और उस टाइम पे गया हुआ था नंबर 2, आई गेस 1 और 2, मतलब अभी स्टार्ट ही हुई थी, और थे 2 पैनल थे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ पैनल 1 एंड दिस इज़ पैनल 2, तो दोनों एक एक बच्चा ले रहे थे, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या हुआ, नंबर 2 से जब मैं गया, मतलब 2 शायद तभी गया था, तो क्योंकि जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जैसा मुझे सुनने में मिला था उस वेटिंग हॉल में कि जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो मान लीजिए कि 10:30 जो है फर्स्ट ही अभी एक एक बच्चा गया, ठीक है। तो उसके बाद लंच ब्रेक हुई उनकी 1 और 1:30 के अराउंड हुई, मतलब अगर उनके पास कोई अंदर था ऑलरेडी कैंडिडेट तो थोड़ा सा 1:30 अराउंड हुई होगी, वरना जो एक पैनल, क्योंकि हमें बोला गया था 1 बजे कि 1:45 पे वापस आ जाना, और क्योंकि जो दूसरे पैनल में लेकिन क्या हुआ, उनके अंदर ऑलरेडी आई गेस कोई कैंडिडेट था, तो वो 1:20 अराउंड गए होंगे, और उनका लंच वो दूसरे पैनल 2 अराउंड आए होंगे, तो हमें 1:45 पे रिपोर्टिंग बैक करने को बोला था आफ्टर लंच, और लंच भी उधर रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल था। उसके बाद मतलब तो मैं यही जो एस्टिमेट लगा रहा था कि लंच से पहले 8 लोग हो गए थे, ठीक है, मतलब 4 इधर और 4 इधर, मतलब 3 घंटे में, अराउंड 3 घंटे में 4 हुए। तो मैं जब मेरी टर्न नहीं आई थी तो ये सब टाइम पास कर रहा था, तो मतलब ये देख रहा था कि अच्छा 3 घंटे मतलब 180 मिनट में 4 लोग हुए हैं, तो मतलब कुल मिला के ऑन एन एवरेज 45 मिनट लगा रहे हैं एक बंदे पे, 45 मिनट्स ऐसा लगा रहे हैं एवरेज। तो ये मैं टाइम पास कर रहा था उस टाइम पे सोच सोच के। तो उसके बाद 1:45 पे मेरी टर्न आनी थी, तो थोड़ी सी मेरी हार्ट बीट तेज़ थी फॉर ऑब्वियस रीज़न की, क्योंकि ये BARC का इंटरव्यू इज़ कंसिडर टू बी एज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल एंड द डिफ़िकल्ट वन, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ठीक है। तो मेरे को अराउंड 1:45 पे बुलाने आए मैम कि आ जाइए, तो फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे साथ लेके जाने थे अंदर ही, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू स्लिप के साथ जाना था। तो अराउंड 1:55 अराउंड मैं अंदर गया हूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता ऐसा था कि लेट मी शो दैट ऑल्सो, कि एक ऐसे टेबल थी, इधर मैम बैठे थे एक, इधर सर थे एक, और इधर 2 और सर थे, और इधर एक जो और सर थे, आई गेस ये चेयरमैन थे या फिर ये चेयरमैन थे, क्योंकि इन दोनों के पास ये डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे मेरे, ये दोनों मेरे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे थे, और इधर आप बैठेंगे, ठीक है। तो ऐसा एक टेबल था, और ये रूम के अंदर ऐसा एक टेबल था, और मैं 1:55 पे गया हूँ,
और अराउंड 2:55 और 3 अराउंड बाहर आया हूँ। तो ऑन एन एवरेज मेरा इतना चला था 60 मिनट्स के अराउंड ऑन एन एवरेज मेरी इंटरव्यू चली थी। तो टॉकिंग अबाउट कि कैसे स्टार्ट हुआ, मैं एक्चुअली एक छोटी छोटी डिटेल दूंगा कि कैसे स्टार्ट हुआ था, और ऐसे ही डिटेल दूंगा कि ये कि टेबल से कि किसने क्या क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे मैम है, यहाँ पे सर थे, यहाँ पे भी सर थे, यहाँ पे भी सर थे, और यहाँ पे भी सर थे। तो यस, 5 पर्सन्स थे, पैनल था, और मेरा था पैनल 2 था। पैनल 2 जो लंच के तुरंत ही बाद आ गए थे, और 1:55 अराउंड स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं अंदर गया, ठीक है, थोड़ा सा कांप रहा था, नर्वस था, पर आई मैनेज्ड इट कि शो ना हो ऐसा नर्वसनेस थी कि मुंह पे डायरेक्टली शो ना हो, ठीक है, नर्वसनेस, ऐसी नर्वसनेस थी अंदर से। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में अंदर आया तो बोला मे आई कम इन सर एंड मैम, ऐसे बोला। तो फिर आके चेयर के बैक साइड पे खड़ा हो गया। तो फिर उनसे पूछा कैन आई सेट, जब डॉक्यूमेंट्स से यहाँ पे उनको सबमिट किया अपने ओरिजिनल, तो फिर उन्होंने कहा या शो। तो फिर मैं बैठ गया यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में फिर जो ये सर थे जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, और ये सर थे, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि ऋतिक आप कब के पास आउट हो, ठीक है। तो मैंने कहा सर 2021, ठीक है। तो उन्होंने कहा ओके, तो उसके बाद का आप क्या कर रहे हैं आफ्टर 2021, लाइक इट्स बीन 2 years, so what you are doing from last 2 years? So because I am working in an private organization and that is non-core, और वो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड नहीं है, तो मैंने कहा सर आई एम वर्किंग इन एन एमएनसी। तो ठीक है, सर ने कहा ओह एमएनसी, दैट मीन्स यू आर नॉट इन सिविल। तो सिविल में क्यों आना चाहते हो आप? अगर आप सिविल में नहीं हैं तो आप सिविल में क्यों आना चाहते हो, ठीक है, 2 साल के बाद? तो उसका मैंने यही रीज़न दे दिया कि मतलब कोर में आना है स्टार्टिंग से, मतलब एंड ऑल, जो भी रीज़न है तो वो रीज़न मैंने दे दिया। तो फिर सर ने पूछा कि अच्छा तो उधर आपका काम क्या होता है, जिस भी आप एमएनसी में काम कर रहे हो। एमएनसी का नाम पूछा उन्होंने, तो मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत प्रेस्टीजियस एमएनसी है और अच्छा पे मिल रहा है आपको ऑलरेडी, तो फिर वो सब छोड़ के आपको इधर क्यों आना है आप? फिर उन्होंने ऐसा कुछ बोला, और फिर सब रीज़न मैंने दे दिया। फिर सर ने यही पूछा कि अच्छा, तो मतलब थोड़ा हंसी मजाक करने लग गया कि फैमिली बैकग्राउंड पूछा उन्होंने। तो ठीक है, सब वो ऐसे बातें करने लग गए बेसिकली स्टार्टिंग के अराउंड 10 मिनट्स, ऐसे ही थोड़ा सा मेरे को काम डाउन करने के लिए मे बी, क्योंकि पर मैं ऐसा शो नहीं कर रहा था कि मैं काम नहीं हूँ, बट स्टिल उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे। तो ठीक है, तो उसके बाद सर, ये वाले सर ने कहा ऋतिक टेल मी योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैंने बोला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके बाद आरसीसी, उसके बाद जियोटेक, उसके बाद डीएसएस। और सबसे मेरी गलती ना ये बोल नहीं है, आई विल रिकमेंड कि जो बीएआरसी की इंटरव्यू देने जा रहा है ना, स्टील स्ट्रक्चर्स कभी मत बोलना अपनी इंटरव्यू में, ठीक है, कभी भी मत बोलना। इतना ज़्यादा फंसाया ना मुझे स्टील स्ट्रक्चर्स में, क्या बोल लो यार। इसके कारण ही मुझे लग रहा है अगर मेरा नहीं क्लियर हुआ तो दैट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। एंड इन नेक्स्ट इंटरव्यूज़ आई एम नेवर गोइंग टू से दिस डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स एज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो उसके बाद सर ने सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन, ये वाले सर ने सबसे पहले स्टार्ट किया स्टील स्ट्रक्चर से। सर ने कहा कि आपको वेल्डिंग का पता है? मैंने कहा यस सर पता है। तो सबसे पहला जो मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, तो वेल्डिंग का उन्होंने कहा कि 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, ऐसी, इनको वेल्ड करना है, ठीक है, कैसे वेल्ड करोगे? तो मतलब वेल्डिंग बट वेल्डिंग करोगे, फिलेट वेल्ड करोगे, स्लॉट वेल्ड,
ये सब उन्होंने कहा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर ओवरलैप हो रहे थे तो मैंने सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चन पे बोला सर कि इस पे हम स्लॉट वेल्ड कर सकते हैं कि अगर हमें कॉस के पॉइंट से भी देखना है। तो सर ने कहा हाँ कर सकते हैं। तो सर ने उसके बाद बोला कि इसके अंदर मैं अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन है, फिर सर का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसा क्रॉस सेक्शन है तो इस पे स्लॉट के अलावा और कौन सी वेल्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर यहाँ पे फिलेट कर सकते हैं, मैंने पहले ऐसे बना दिया। तो सर ने कहा नहीं, तुम बताओ फिलेट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो फिर मुझे इंस्टेंटली क्लिक जो हुआ कि मैंने कहा यस सर कि फिलेट ऐसे ऐसे करेंगे। सर ने कहा ओके। फिर सर ने कहा कि एक ऐसा है हमारे पास और ऐसा है, तो इनको कैसे वेल्डिंग करोगे। तो मैंने कहा सर कि यू शेप बट वेल्डिंग कर सकते हैं, ऐसे यू शेप की बट वेल्डिंग होती है वो कर सकते हैं। सर ने कहा ओके फाइन। तो सबसे पहले स्टील स्ट्रक्चर में और एक और जो क्वेश्चन था उन्होंने ये पूछा था कि वो था कि फिलेट वेल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो उस टाइम पे मुझे क्लिक नहीं कर रहा था। तो सर ने कहा कि रिमेंबर ऐसा कुछ बनाते हैं फिर ऐसा कुछ करते हैं। तो मुझे फिर क्लिक हो गया कि यस सर कि हम फिलेट वेल्ड को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि ये टाओ हो गया, ये लेग साइज हो गई, थ्रोट थिकनेस हो गई, साइज़ हो गई। तो ये सब मैंने बता दिया। फिर इसके बाद जब सर ने थोड़ी हिंट्स, वो हर एक पॉइंट पे हिंट्स दे रहे थे, ठीक है, कि कैसे चीज़ें होती है। पूरी ही इंटरव्यू में वो हिंट्स उन्होंने हर एक पॉइंट पे दिया है, ताकि अगर कहीं भी आप फंसो तो वो हिंट आप कैच कर लो तो यू कैन आंसर इट, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन था वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। उन्होंने कहा इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टेल मी द फेलियर थ्योरीज। सॉरी, उनका ये क्वेश्चन नहीं था फेलियर थ्योरीज, उन्होंने बोला इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टेल मी द थ्योरीज। मैंने कहा कि सर व्हाट थ्योरीज। उन्होंने कहा फेलियर थ्योरीज। तो मैं बता रहा था हर एक फेलियर थ्योरी। तो उन्होंने फिर बीच बीच में क्वेश्चन कर रहे थे कि किस मटेरियल पे ये है, ठीक है। जैसे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ब्रिटल के लिए, ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन, ऑक्टाहेड्रल थ्योरी, ठीक है, ये सब थ्योरी बता रहा था। तो मुझे फिर उन्होंने ऑक्टाहेड्रल थ्योरी पे क्वेश्चंस पूछने लग गए थे कि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी क्या होती है, किधर यूज़ होता है, ये सब। इनका मुझे इतना अच्छा ऐसे आइडिया नहीं था, लेकिन स्टिल हिंट्स वो लोग दे रहे थे तो कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ मैं बोल रहा था, ठीक है। इसके बाद सॉम ख़त्म हो गया। बस सॉम से पूछा गया कि फेलियर थ्योरीज, ठीक है। उसके बाद आए आरसीसी पे। ये भी थोड़ा सा अच्छा था बट आई मैनेज्ड इट, ठीक है। अभी अराउंड मेरे 15-20 मिनट हो गए थे ये सॉम डीएसएस के अराउंड। तो मुझे लग रहा था कि हाँ इंटरव्यूज़ गोइंग स्मूथ, ठीक है। आरसीसी में सर ने बोला कि ऐसा एक कॉलम है, ठीक है, ये सॉरी ये ड्राइंग के लिए मेरे, तो ये ऐसा है, तो ये पी है, इसेंट्रिसिटी है। सबसे पहले सर ने पूछा कि ये कॉलम को डिफ़ाइन कैसे करोगे, ठीक है। तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो उनकी वैल्यूज़ बता दी, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, लार्ज कॉलम। फिर उन्होंने बोला कैसे कैसे फेल होते हैं कॉलम, वो बता दिया कि क्रशिंग से, बकलिंग से, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग, वो सब बता दिया। फिर उन्होंने बोला बकलिंग के बारे में पूछा, वो सब बता दिया। तो अब सर ने बोला ठीक है, ये अगर शॉर्ट कॉलम है, ठीक है, तो या ये कॉलम है, तो इसको करो डिज़ाइन पूरा, ठीक है। इसेंट्रिक लोडिंग लग रही है तो इसको डिज़ाइन करो। तो फिर यही सबसे पहले पी लो ट्रांसफ़र किया और मूवमेंट पी ट्रांसफ़र किया उस पर। तो मैंने कहा कि सर SP16 से जो हम लोग इंट्रैक्शन कर्व है उससे हम लोग कर सकते हैं। तो सर ने कहा कि चलो इंट्रैक्शन कर्व बनाओ, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो यहाँ पे PU/FC के BD, मैंने यहाँ पे ना स्मॉल d बना दिया गलती से, ठीक है, MU/FC के BDs के। सर ने पूछा यहाँ पे स्मॉल d होता है, तो मैं थोड़ा सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे क्लिक हो गया कि नो सर, यहाँ पे ये स्मॉल d नहीं होता,
यहाँ पे बिग डी होता है, पूरा ग्रॉस लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहा सॉरी सर ये होता है, तो ये मैंने करेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो इंटरेक्शन कर्व ऐसे ऐसे बनाया, ठीक है, हर एक पॉइंट पे एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मिनिमम पे, बैलेंस पे, यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लेन वाला ठीक था। उन्होंने बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एफ सी के जो है वो कैसे चूज़ करते हैं, ठीक है। कि जिसका आंसर मैंने दिया सर कि एक्सपोजर कंडीशन, मतलब जो उसकी ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये सब है। तो उन्होंने पूछा अच्छा तो उसमें कवर क्या क्या लेते हैं, तो उसकी जो वैल्यूज़ थी वो बता दें, ठीक है। तो उसके बाद सर ने पूछा कि इस पॉइंट पे क्या होगा, बता दे, मतलब हर एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन ली, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता दी, ठीक है। और फिर सर ने यहाँ पे पूछा कि जो यहाँ पे ये बैलेंस से पहले जो यहाँ पे होगा कि एक्स यू इज इक्वल टू डी, मतलब पूरा ऐसा होगा, ये पूछा। और अगर इससे पहले है तो वो बाहर चले जाएगी न्यूट्रल एक्सिस, वो सब पूछा, ठीक है। और उनमें क्या वैल्यूज़ होती है एक्सट्रीम फाइबर पे, वो सब पूछी, तो वो सब बात थी। और यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे सेंट्रिसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी और इसलिए हमें डबली री प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तो उन्होंने कहा ओके। और इसके बाद लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने पूछा अगर ये यहाँ पे नेगेटिव चले जाए या ये यहाँ पे चले जाए तो क्या होगा, जिसका आंसर मतलब जो हिंट्स दे रहे थे तो उसके बेसिस में मैं कुछ ना कुछ तो बोल लिया, बट आई एम नॉट श्योर कि वो करेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस थे इंटरेक्शन कर्व पे, तो सर ने कहा ओके फाइन। तो अभी जो मतलब 30 मिनट स्टार्टिंग के मुझे लग रहा था कि हाँ स्मूथली जा रही है, अंडर माय कंट्रोल। लेकिन इसके बाद आया स्टील स्ट्रक्चर्स। तो स्टील स्ट्रक्चर्स का ना यार जो क्वेश्चंस थे, तो ये जो था, ये ही मुझे लग रहा है यार कि गेम चेंजर हुआ है जो मेरी इंटरव्यू में स्टील स्ट्रक्चर इज दी वन। क्योंकि क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं थे, बट जो वो मैं अच्छे से वो क्योंकि पढ़ा नहीं हुआ था मैंने वो सब चीज़ें अच्छे से, और मैं इतनी अच्छे से आंसर नहीं कर पाया मेरे अकॉर्डिंग, बट लेट्स सी। क्योंकि जब वो हिंट्स दे रहे थे तो क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे रहा था अकॉर्डिंग टू द हिंट्स, बट ठीक है लेट्स सी। तो स्टील स्ट्रक्चर्स जब चला हमारा, तो सर ने सबसे पहले पूछा कि ये रूम में कॉलम है, ठीक है। लाइक कॉलम मतलब दिख नहीं रहा था क्योंकि पूरा रूम था, ठीक है। उन्होंने कहा कॉलम है, वो दिख नहीं रहा हमें, बीम के नीचे कॉलम है वहाँ पे। तो अब कॉलम के साथ ऐसा कॉलम है, ठीक है। तो सर ने कहा कि एक लोडिंग लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे बोल्टिंग करनी है हमें, ठीक है, बोल्टिंग। तो सर ने सबसे पहले पूछा कि जो ये लोड के साथ आप, जो दो केसेस होते हैं ना कि प्लेन ऑफ बोल्ट एंड द फोर्स इन सेम प्लेन एंड इन परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है। सर ने पूछा कि इसमें आप क्या करोगे, बोल्टिंग उसी प्लेन में करोगे या फिर परपेंडिकुलर प्लेन में करोगे, ठीक है। तो इस पे ही मैं कंफ्यूज हो गया सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि मुझे जो अच्छे से आता था वो सेम प्लेन वाला आता था, ठीक है। तो मैंने कहा सर सेम प्लेन पे करेंगे। तो सर ने पूछ लिया क्यों करेंगे, तो मैं यही कुछ पता नहीं क्या रीज़न देने लग गया कि सर फोर्स लग रही है क्योंकि इधर से एक ट्रांसवर्स लोडिंग आएगी जो हमारे बीम के ऊपर ऊपर स्लैब से ट्रांसफर लोडिंग आएगी, तो ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण टॉर्शन जो जनरेट होगी इसके कारण कि जो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, एक तो डायरेक्ट एक्सल के कारण होगा और टॉर्शन के कारण होगा। तो ये सब दे दिया। तो सर ने कहा चलो ठीक है मान लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे सेम पे नहीं करना, मुझे इन प्लेन पे जाना है, ठीक है, दोनों अलग अलग प्लेन पे। तो उसकी डिज़ाइनिंग करके दिखाओ, ठीक है। तो उसकी डिज़ाइनिंग के लिए मुझे अच्छे से याद नहीं थी, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा वो हिंट्स के साथ कर रहा था, थोड़ा थोड़ा सर हिंट दे रहे थे, थोड़ा थोड़ा कैच करके कर रहा था, तो वो कर दिया। फिर मैम ने पूछा जो उधर थे कि दोनों में डिफरेंस क्या है,
किस सिनेरियो में दोनों यूज़ करेंगे। तो वही उसका रीज़न दिया कि एक में क्या है, ये सेम प्लेन में है और एक में वो अंदर है, मतलब उसके प्लेन में नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि इस बोल्ड पे दोनों केसेस में डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या होगी, ठीक है। और थोड़े इसके ऊपर क्वेश्चंस थे जो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो पार्ट है बिल्कुल ही ऊपर से निकल रहा था कि पता नहीं पूरी रीइंफोर्समेंट वो बना रहे थे, आरसीसी बीम ले रहे थे, ठीक है। आरसीसी बीम में बोल्टिंग कर रहे थे ऐसे, तो थोड़ा थोड़ा मैं उस पॉइंट पे वो हो गया था कि यार मतलब स्मूथ जा रही थी इंटरव्यू, तो उसमें थोड़ा सा फंस रहा था इसमें। तो बट ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जब स्टील स्ट्रक्चर चला होगा अराउंड 15-20 मिनट चला होगा ये इसके ऊपर डिस्कशन। उसके बाद मैम आए, ठीक है। मैम ने कहा कि ये सबसे पहले क्वेश्चन उनका था डिफरेंस बताओ। उसके बाद मैम का क्वेश्चन आया कि तुम मेरे हमारे पास है एक पोर्टल फ्रेम, एक साइड से फिक्स, एक साइड से हिंज, लोड लग रहा है पी, यहाँ पे है हिंज। तो मैम ने कहा कि इसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होगी, वो बता दी। मैम ने कहा इसका BMD और डिफ्लेक्टेड शेप बनाओ। थोड़ा सा इसमें मैं अटक गया था बट कुछ ना कुछ करके कर दिया, क्योंकि डिफ्लेक्टेड शेप थोड़ी सी ठीक नहीं बन रही थी और कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लगा रहा था मैं, और बिना कैलकुलेशंस के, क्योंकि करना था डायरेक्टली BMD और वो बनाना था। तो ठीक है, तो कुछ ना कुछ करके कर दिया ये भी। तो बस जो मेरा थोड़ा सा जो वीक पार्ट लगा, मुझे मिस्टेक लगी, वो स्टील स्ट्रक्चर पे लगी कि मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया हूँगा कि इन प्लेन वाला आउट प्लेन वाला जो पोर्शन है, तो उस पर थोड़ा सा मुझे वीक पॉइंट लगा। बट लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स कि कैसा कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन मैं तो यही बोलूँगा यार कि नेक्स्ट टाइम BARC के इंटरव्यू में जाओ तो स्टील स्ट्रक्चर थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर्स पे वो पूछेंगे कि क्वेश्चंस है ना, गर्डर से भी पूछ सकते हैं और थोड़े से कठिन क्वेश्चंस हो सकते हैं गर्डर्स पे, तो हमें पता नहीं है वो, राइट। तो इसलिए क्यों ये रिस्क लेना उसके ऊपर। तो इसलिए यार जो मेरे अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट टाइम जब भी इंटरव्यू पे जाऊंगा तो मेरा यही क्वेश्चन होंगे, मेरा यही उसके ऊपर जो आई मीन सब्जेक्ट्स जो मैं करूँगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, RCC, जियोटेक और स्ट्रक्चरल एनालिसिस। और बात यह है कि मेरे से जियोटेक का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो मैं शॉक था थोड़ा सा कि इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं पूछा गया। पर ठीक है, मतलब उनकी मर्जी अब तो। लेकिन स्ट्रक्चरल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जो कि फेवरेट नहीं था, बट इट्स ओके। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स और देखते हैं मतलब कि कोई भी गाइडेंस इसके आप लोगों को कोई भी, मतलब ये इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ अब तो BRC की इंटरव्यू नेक्स्ट ईयर ही होगी, बट क्योंकि इसरो का इंटरव्यू अभी आएगा एग्ज़ाम के बाद, है ना, तो उसके भी मोरलेस प्योर टेक्निकल साइड पे ही होएगी। तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर दैट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और मे बी ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगी नेक्स्ट टाइम अगर आप प्योर टेक्निकल इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट एंड बाय एंड ऑल द बेस्ट।